नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जहां हम शुरुआत करने वाले हैं आजमगढ़ से। आजमगढ़ थाना जीयनपुर पंखा लगाने के विवाद में मारपीट की गई। साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अखिलेश यादव के प्रबुद्ध सम्मेलन पर सुब्रत पाठक ने किया तंज। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। औरैया के जमोली निवासी शहीद सिपाही मोहित कुमार के परिवार को उत्तर प्रदेश शासन की ओर से दी गई 50 लाख रुपए की अनुग्रह आर्थिक सहायता का स्वीकृति पत्र जिलाधिकारी औरैया ब्रिजेश कुमार ने शहीद की मां को ककोर स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रदान किया। सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान कर्तव्य पालन करते हुए सिपाही मोहित कुमार ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। जिलाधिकारी ने शहीद परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार शहीद जवानों के परिजनों के प्रति संवेदनशील है और उन्हें नियमानुसार आर्थिक सहायता समय पर उपलब्ध कराई जा रही है। आजमगढ़ के थाना जीयनपुर बाजार कस्बे में दुकान पर पंखा लगाने के विवाद को लेकर मारपीट हो गई। आरोप है कि बाहरी लोगों ने पहुंचकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन को जांच के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन मौके पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू की। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी वाहन से आए थे और मारपीट कर फरार हो गए। चिराग जैन ने कहा कि सीसी कैमरों की जांच कर दोषियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, जीयनपुर थाना अंतर्गत अजमतगढ़ में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मारपीट करते हुए देखा जा रहा है। क्या है मामला उसमें? थाना जीयनपुर के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी, लिखित तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें उनकी दुकान पर आकर वादी की दुकान पर आकर 3 व्यक्तियों द्वारा मारपीट और गाली गलौज की घटना कारित करना बताया गया था। इस सूचना को तत्काल संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य विवेचना में प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सब पीड़ित का ये भी आरोप है कि जिस गाड़ी से आए थे अपराधी लोग मारपीट करने के लिए, उस गाड़ी को पुलिस ने हटा दिया है। उसका नाम अंकित नहीं किया गया, बलेनो गाड़ी बताया जा रहा है। विवेचना अभी प्रचलित है। विवेचक को निर्देशित किया है कि जो भी तथ्य विवेचना में आए, आसपास सीसीटीवी फुटेज भी देख लें, लोगों से पूछताछ कर लें और जो भी विवेचना में तथ्य प्रकाश में आए उनके आधार पर कार्रवाई करें। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बाराबंकी के ग्राम मलुकपुर मजरे जसमंडा विकासखंड बंकी थाना कोतवाली माती के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में दलित बस्ती में विकास कार्य न कराए जाने और भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि अन्य बस्तियों में नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, पेयजल समेत अन्य विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जबकि मलुकपुर की दलित बस्ती में अब तक कोई कार्य नहीं हुआ है। साफ सफाई की व्यवस्था भी नियमित नहीं है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई और बस्ती में आवश्यक विकास कार्य कराने की मांग की है। भाई साहब, क्या मामला है? गन्ना दफ्तर क्यों आए हैं? क्या मुद्दे हैं आपके? आज हम लोग जो है गन्ना दफ्तर इसलिए आए हैं क्योंकि आज़ादी से आज तक हमारे गांव में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। हम लोग जो है प्रधान से लगातार 5 सालों से लगातार उनसे कहते चले आ रहे हैं कि भैया रोड है उसको बनवा दीजिए, नाली है उसको बनवा दीजिए, क्योंकि गंदगी होती है, बीमार लोग होते हैं, नाली नहीं है तो लोग गिर जाते हैं, उसमें पानी इधर उधर भरता है, और रोड नहीं है तो उस पर जो है पानी भरता है जब, तो लोग उसमें गिर जाते हैं। हमारे जो माताएँ बहनें हैं वो बेचारी चोटिल हो जाती हैं। एक मामला है ग्राम पंचायत जसमंडा के सम्मिलित गांव मलुकपुर का मामला है। वहां पर आज तक कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। सरकार पूरे वादे के साथ कहती, सरकार कहती है पूरा विकास हो रहा है, मगर हमारे गांव में प्रधान जातिगत देश के उस चलतन वो जो है कोई कार्य नहीं करा रहा है। वो कहता है वहाँ पर एससी समाज के लोग, इसलिए हम काम नहीं कराएंगे। कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत जसमंडा और सम्मिलित गाँव मलुकपुर है। प्रधान का क्या नाम है? प्रधान का नाम है इंदल प्रसाद मौर्य। उच्च अधिकारियों को आपने किसी प्रकार की? हाँ, अभी आज हम लोग ज्ञापन देके आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि वो रोड बन जाए। प्रधान हरदम बराबर यही कहता रहता है कि बन जाएगा, बन जाए। 5 साल हो गया है। आज हम लोग इसलिए आए हुए हैं क्योंकि अब एकदम लास्ट है। अब इसके बाद अगर नहीं होगा तो फिर कुछ मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे गांव में जो है रोड और जो है इंटरलॉकिंग के माध्यम से इंटरलॉकिंग हो जा लगवा दे, और जो है नाली जो है नाली पानी निकलने के लिए, ताकि लोग वहाँ उनकी कड़ी से जांच होनी चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं, अभी हमसे बोले थे कि तुम्हारी पास हो गई, ये सब निधि कहाँ जा रही है? इसकी सरकार से कुछ सबसे लोगों से निवेदन है, अधिकारियों से, कि इसमें उचित से उचित जाँच होकर के और हमारी जो है वो रोड बनाने की कृपा करें। आपका क्या नाम है? कौन सी ग्राम पंचायत से आए हो? नाम है राम किशोर, ग्राम पंचायत जसमंडा।
क्या मुद्दे हैं? पर साल मलूकपुर नाली बनवाने के लिए करीब 20-25 लोग गए थे। उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं बनवा पाएंगे। किसने मना कर दिया? प्रधान। आपका क्या नाम है भैया? रामपुर। क्या मुद्दे हैं, क्या मामला? वही गांव का विकास के लिए है मुद्दा, नाली वाले के लिए नंबर भी है, बहुत कहे प्रधान थे, कल भी गए हैं मगर बोले मगर कहीं आश्वासन दे देते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम प्रदीप कुमार गौतम। क्या मामला, क्या मुद्दे हैं? मैं जसमंडा ग्राम पंचायत में जो नाली विकास हम लोग जाते हैं, हमेशा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। खासकर दलित बस्ती है, उसमें अभी तक कोई औजाब के आगे उसी रास्ते पे जा कर के आगे स्कूल ही पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, उसमें गिर जाते हैं, ड्रेस ख़राब हो जाती है, पढ़ने नहीं जा पाते हैं। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इसको ज़्यादा हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको अच्छे से और रोड पर बना करके इंटरलॉकिंग लगा करके दोनों तरफ नाली बना करके उसको विकास की एक जो दौर है उसमें उस ग्राम पंचायत को भी शामिल करें। और जहाँ तक पंचायत में ग्राम प्रधान की बात है, वो बस कहते हैं हो जाएगा 5 साल। अरे कब होगा? कौन सी पंचायत, कौन से पंचवर्षीय में हो जाएगा? और क्या कहते हैं, हमेशा आश्वासन देते हैं, लेकिन अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। ये रोड जसमंडा के ग्राम मलूकपुर में रोड बनाने का सरकार से हमारी मांग है। और आने वाले समय में जब भी वहाँ पर अगर चुनाव होते तो हम लोग विरोध में उनको उतर करके और उनको हार का सामना देखना पड़ेगा अगर वो उतरते हैं। आपका क्या नाम है? नीरज कुमार। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही है कि हम लोग प्रधान के घर जाते हैं तो वो बोलते हैं 1 हफ्ते में काम हो जाएगा, चालू हो जाएगा, 2 हफ्ते में चालू हो जाएगा। हम लोग बराबर 5 वर्षों से यही देख रहे हैं, बराबर बोलते हैं कि 1 महीने में हो जाएगा, आपका कार्य प्रगति पर है, कुछ नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा जातिवादी मानसिकता का वो प्रधान है, इसलिए काम नहीं कर रहा है। वो कहता है वहाँ पर इंसान नहीं रह रहे हैं, जो उस बस्ती में इंसान नहीं, वहाँ जानवर, इसलिए हम जानवरों के लिए कोई काम नहीं करेंगे। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। झांसी में बुंदेलखंड क्रांति दल के नेतृत्व में सेपरी बाजार स्थित करीब 50 वर्ष पुरानी सब्जी मंडी के गरीब पटरी दुकानदारों के उत्पीड़न एवं उन्हें हटाने के प्रयास के विरोध में नगर आयुक्त नगर निगम झांसी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 और उत्तर प्रदेश स्ट्रीट वेंडर्स नियम 2017 के तहत दुकानदारों की आजीविका की रक्षा और अवैधानिक बेदखली रोकने की मांग की गई। बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने कहा कि पुरानी प्राकृतिक बाजारों को विरासत बाजार घोषित किए जाने का प्रावधान है, इसलिए सेपरी बाजार सब्जी मंडी को हटाना नियमों के विपरीत है। उन्होंने नगर निगम की 400 दुकानों की योजना पर भी सवाल उठाते हुए पार्किंग और यातायात व्यवस्था स्पष्ट करने की मांग की तथा गरीब दुकानदारों को उजाड़ने के प्रयास का विरोध किया। किन मांगों को लेकर के आज नगर निगम में आना हुआ? देखिए, सीपरी बाजार सब्जी मंडी में 113 पटरी दुकानदार हैं। ये 50 साल से ज्यादा समय से वहां व्यापार करते हैं। नगर निगम उनको हटाना चाहता ताकत के बल पे, उनको कि यहां से हट जाओ, हम यहां एक बहुमंजिला इमारत बनाएंगे, उस बहुमंजिला इमारत के नीचे हम आप लोगों को बैठने की जगह देंगे और वो इमारत कितनी होगी, उसमें 400 दुकानें बनाएंगे। तो एक तो इस प्रस्ताव में हमने आयुक्त महोदय से कहा कि हमें इसमें झोल क्या दिखाई दे रहा कि उतनी सी जगह में 400 दुकान बनाओगे और एक दुकानदार उसके कर्मचारियों के स्कूटर 1000-1200 तो 2 पहिया वाहन ये हो जाएंगे। फिर ग्राहकों के तो मंडी उतनी सी जगह में जगह कहाँ है 2000 स्कूटर खड़ा हो जाए, सवाल ही नहीं है। और जब बेसमेंट में आप स्कूटर खड़े करोगे फिर भी वहां 2000 स्कूटर नहीं आएंगे, तो ये दुकानदार कहाँ बैठेंगे, फिर इनको कहाँ जगह मिलेगी। तो ये इस व्यवस्था में झोल है। अब हमने उनको जो कानून बताए कि भारत सरकार का कानून ये कहता है कि जो बाजार, उनको बाकायदा हमने 32-33 पेज दिए हैं कि जो बाजार 50 साल से ज्यादा से लगे चले आ रहे हैं वे विरासत बाजार कहलाएंगे और किसी हालत में हटाए नहीं जाएंगे। ये 2014 में केंद्र सरकार ने पथ जीविका संरक्षण अधिनियम लागू किया, उसमें यह कानून है। उस कानून के अनुपालन में राज्यों सरकारों ने अपने कानून बनाए। तो 10 मई 2017 में
उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार ने भी स्ट्रीट वेंडर एक्ट लागू किया। उसमें भी धारा 19 में यह प्रावधान है कि जो बाजार 50 साल से पुराने होंगे वो विरासत बाजार कहलाएंगे और किसी भी हालत में उनको पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। अब जो सरकार कह रही, केंद्र सरकार का कानून कहता है, उत्तर प्रदेश सरकार का कानून कहता है, तो सरकारी अधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि जो कानून कह रहा है उस कानून का पालन आप करो। या तो सरकार ने ये कानून बदल दिया हो तो उसकी कॉपी हमें दे दे तो हम बात करना बंद कर दें, और अगर ये कानून अभी विद्यमान है तो इस कानून का पालन किया जाना चाहिए। ताकत के बल पे गरीबों को नहीं हटाया जाना चाहिए। हमने उनसे कहा कि आजादी का वर्ष है, ये महीना है, संविधान की प्रस्तावना ये कहती है कि हिंदुस्तान के हर आदमी को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता का अधिकार होगा, व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। तो इन दुकानदारों की कोई गरिमा नहीं है, इनको आप हटा दोगे ताकत के बल से क्या? इनको तो दुकान देने के बदले में पहले नगर निगम ने कहा कि हम उनको आला घाट पे शिफ्ट करेंगे, उस पर क्या कहना है? आला घाट की बात नहीं कर रहे अभी वो ये कह रहे हैं कि हम यहीं पे एक बिल्डिंग बनाएंगे, वहां इनको जगह देंगे। अभी क्या कुछ दुकानें वहाँ पे बनाई गई है? कोई नहीं बनाई गई अभी, तो इनको जब हटाएंगे, तोड़ेंगे तब। और वो समय क्या कह रहे, वो भी हास्यास्पद है। 2 माह में तो वो एक वो दतिया गेट का वो नाला 2 माह से ज्यादा हो गया, नहीं बना। 2 माह में 400 दुकानों वाली बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। आपका कहना ये है कि ये गुमराह किया ये गुमराह किया जा रहा है। और हम तो ये कह रहे हैं जो कानून कहता है 50 साल पुराने नहीं हटाए जाएंगे, तो इनको न हटाए जाए। और अगर हमने फिर कहा कि आपको भी याद होगा, आज से 5 साल पहले 31 अगस्त के दिन यहाँ वार्ता हुई थी हमारी इसी विषय को लेके। उस दिन मीटिंग में सांसद जी थे, विधायक जी थे, मेयर थे, डीएम थे, सीडीओ थे, नगर आयुक्त थे, यानी 3 आईएएस थे, 3 जनप्रतिनिधि थे। अब संभव नहीं कि वो 6 लोग फिर से बैठ जाएं वो लोग। हमने कहा उस वार्ता में ये तय हो गया था ये हटाए नहीं जाएंगे। आज आप इस बात को नहीं मान रही, अचानक आपने इनको हटा के बैठाल दिया, कल आपका ट्रांसफर हो गया। नया आदमी जो आएगा वो कहेगा हमें नहीं पता कुछ भी। तो जो कुछ भी हमें करना है वो लिखित समझौता हो। आगे का क्या रहेगा? आगे ये रहेगा कि अगर इनको वास्तव में वहां भवन बनाना है तो उसका प्रपोजल दिखाएं। भवन बना होगा तो प्रपोजल एस्टिमेट बना होगा ना, उसका प्रपोजल दिखाएं। कितने दिन में बनेगा, ठेका होगा तो उसकी अवधि भी होगी। फिर एक लिखित समझौते में आए कि हम आप सबको दुकानें देंगे और लिखित समझौता कर लें। जो चीज हो ही नहीं सकती। जब आते भी है इस पे तो लिखित पे आए, वो मौखिक पे ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। कन्नौज में मातृ मृत्यु दर कम करने के प्रयासों को लेकर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ मनोज कुमार सिंह ने मुरैया बुजुर्ग एएनएम सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संतुष्टि जताई। सीईओ ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान मातृ मृत्यु दर 1 लाख पर 154 है, जिसे वर्ष 2030 तक घटाकर 20 करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं के तीमारदारों से धन उगाही को गंभीर मामला बताया। निरीक्षण के दौरान डीएम, एसपी, सीएमओ सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। ये मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो प्रदेश में कम करने के लिए सरकार काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत ही स्पष्ट निर्देश हैं कि इसको किसी भी तरह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टारगेट है 70 से नीचे लाने का 2030 तक, उसको अचीव किया जाए। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ने एक रोड मैप बनाया है जिसमें इसको हम लोग बहुत ही कम यानी 20 तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो जो होता है वो 1 लाख लाइव बर्थ में कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है। ये आंकड़ा अभी उत्तर प्रदेश का 154 है। जो साउथ के स्टेट्स हैं उसमें ये 25-30 है, यानी काफी ज्यादा संख्या है यहाँ पे जब मदर्स की डेथ हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी। तो यहाँ जो आपका ये एएनएम सेंटर है ये काफी अच्छा काम कर रहा है इस क्षेत्र में। यही देखने के लिए हम लोग आए थे, डीएम साहब वगैरह सभी लोग थे। तो ये एक सोच है कि जो भी रिस्की प्रेगनेंसीज हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो कहते हैं, वो सारे केसेस की डिलीवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए। तो मैं बेसिकली ये समझने के लिए आया था कि किस स्तर पे ये डिफरेंशिएशन या अंतर किया जा रहा है कि कौन सा केस नॉर्मल डिलीवरी में जाएगा, कौन सा हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जाएगा
और ये सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर ये सही नहीं होगा और HRP केसेस को आप ANM सेंटर्स पे डिलीवरी कोशिश करेंगे तो डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सेंटर और प्रसव केंद्रों की अगर बात की जाए तो वहाँ गरीब तबके ही लोग प्रसव कराने के लिए जाते हैं, वहाँ पे तैनात एएनएम वसूली करती है, इससे क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये मैं आपको बताऊं कि जो पूरे प्रदेश का आंकड़ा है, लगभग 57 लाख डिलीवरी साल में होती है और उसका ऑलमोस्ट 48% आधा आधा सरकारी व्यवस्था में होता है और आधा प्राइवेट सेक्टर में होता है। तो जो आधा सरकारी सेक्टर में होता है यानी 48% के आसपास, उसका 60% CHC लेवल पे होता है और 20% डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज वगैरह पे होता है। तो 15 से 20% ANM सेंटर पे और PHC के लेवल पर होता है। तो ऐसा कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है कि फलाने वर्ग का ही डिलीवरी यहाँ पर होता है। नॉर्मल डिलीवरी है तो मुझे लगता है गांव में जो भी नॉर्मल डिलीवरी हो रही होगी वो यहाँ पर आ रही होगी और सरकार के ये स्पष्ट निर्देश है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होना है। किसी प्रसव केंद्र पर किसी अधिकारी का नंबर अंकित है जो प्रसव पीड़ित जो होती है? अब देखिए, ऐसा है कि ये नंबर से डिलीवरी नहीं होता है। अगर आप यहाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कहीं किसी का नंबर लिख दें और ANM सेंटर पे या हॉस्पिटल पे, जब तक लोगों का विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पर सही तरीके से डिलीवरी हो जाएगी तो कोई नंबर लगा के नहीं आता है। आप अपना भी सोच कर देखेंगे तो कोई भी आदमी किसी रैंडम जगह पर डिलीवरी जैसे सीरियस काम के लिए नहीं जा सकता है। तो ये चीजें जैसे प्रधान है, यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, गांव के लोगों का खुद का अनुभव है, ये अनुभव से चीजें और एक दूसरे से बात करते हुए एक दूसरे की सूचना लोगों तक पहुंचती है इसके बारे में। थैंक यू। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अखिलेश यादव के प्रबुद्ध सम्मेलन में दिए गए कृष्ण सुदामा और पीडीए में पीसे पंडित वाले बयान पर कन्नौज से पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने पलटवार किया है। सुब्रत पाठक ने कहा कि यदि अखिलेश यादव कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाएं तो वो उनके साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, चाणक्य, चंद्रशेखर और बाजीराव भी हैं, केवल सुदामा तक सीमित नहीं। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पी से पंडित बताएं या पिछड़ा, लेकिन उनके लिए पी से परिवार ही है। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बयान दिया कि सुदामा और कृष्ण का साथ बहुत पुराना है। अखिलेश जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण केवल सुदामा नहीं है, ब्राह्मण चाणक्य भी है, ब्राह्मण चंद्रशेखर भी है और ब्राह्मण पेशवा बाजीराव भी है। लेकिन आप दुर्भाग्य से ब्राह्मण को केवल सुदामा ही समझते हो। और रही दूसरी बात कि आपकी यह बात मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि सुदामा और कृष्ण वंशजों का साथ बहुत पुराना है, सदियों का साथ है। लेकिन सुदामा और कृष्ण वंशजों का, माने ब्राह्मणों का और भगवान कृष्ण के वंशजों का, लेकिन अखिलेश जी यहाँ भी आप चूक रहे हो। आप भगवान कृष्ण के वंशज ही नहीं हो। यदि आप भगवान कृष्ण के वंशज हो तो चलिए मथुरा चलिए ना, शुरुआत करिए, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को कलंक से मुक्ति दिलाइए। आप आगे चलिए, हम सब आपके साथ चल रहे हैं। हिम्मत है आपके अंदर? नहीं, केवल आप लोगों को ठगना ही जानते हो। आप पीसे चाहे पंडित बताओ, चाहे पीसे पिछड़ा, लेकिन पीसे आपके लिए केवल और केवल परिवार ही है और उसमें भी शिवपाल नहीं, आपके बाद अर्जुन का ही नंबर आना है। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। उन्नाव की कंपोजिट विद्यालय रनियामो की छात्राओं ने सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए 51 रक्षा सूत्र तैयार किए हैं। छात्राओं ने प्रेम, सम्मान और देशभक्ति की भावना से बनाई राखियों को खंड शिक्षा अधिकारी के जवानों तक भेजने का संकल्प लिया। विद्यालय में तिरंगे और देशभक्ति के माहौल के बीच हुई इस पहल की शिक्षक अमित तिवारी और खंड शिक्षा अधिकारी मनीन्द्र कुमार ने सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां बच्चों में राष्ट्र प्रेम, संवेदनशीलता और सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करती है। हमारे यहाँ राखियाँ बनाई गई हैं। ये सारी राखियाँ हम जो हमारे सीमा पर सैनिक तैनात हैं उनके लिए बनाई गई हैं। इन राखियों को केवल एक कच्चा धागा न समझा जाए। ये राखियाँ हमारे प्रेम, सौहार्द, आत्मीयता और जितना हम प्यार करते हैं अपने सैनिकों को, उनके लिए हैं। सारे छात्र हमारे जो भी सीमा पर तैनात सैनिक हैं उनको बहुत प्यार करते हैं
उनका हमेशा इंतज़ार करते हैं कि कब वो घर आएंगे। और ये राखियाँ सप्रेम आप लोग स्वीकार करें। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।